हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कौन कौन से लॉ है, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं इनहेरिटेंस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया था, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मिंडर प्रपोज्ड टू जनरल रूल टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये किसके बिहाफ पे दिया गया है? ये मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उसके बिहाफ पे। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा है, कहाँ पे देखा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। किसने देखा? मेंडल ने देखा है। उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या दिया है? लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये किसके अंदर आएंगे? प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे दिस रूल्स, जो ये नए रूल उन्होंने उस टाइम दिए थे हमारे लिए, जो रूल्स हैं वो क्या है, किसके बारे में है? और कॉल्ड द प्रिंसिपल और द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें 2 लॉ आते हैं। देखिए पहला क्या है? द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो पहला लॉ है क्या, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखिए, ये हेट्रोजाइगस, जब हेट्रोजाइगस एलील होगा उस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन में जो कैपिटल टी है ना, ये स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, इसके कैरेक्टर को दिखने नहीं दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे जब इस जीनोटाइप के प्लांट को देखेंगे तो उसकी हाइट कैसे होगी? टॉल होगी, ना कि डॉर्फ। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कब देखने को मिलेगा? हेट्रोजाइगस एलील में देखने को मिलेगा, जब एलील्स कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस होंगी। ठीक है, एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ है, वो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। किस तरीके से? यहाँ पे जैसे 2 डिफरेंट एलील हैं, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, किस तरीके से जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेंगे और ये जो बोल सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट में अपने आप ही सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे दूसरे से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ये जो लॉ है पहले से लग रहा है कि डोमिनेट करने वाला है। किसके बिहाफ पे ये देखा गया? किसके ऑब्जर्वेशन से निकला? जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल ने, उसके बिहाफ पे यहाँ पे देखने को मिला कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये कहाँ देखने को मिलते हैं? कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर है उसे कौन कंट्रोल करते हैं? कोई डिस्क्रीट यूनिट है, छोटी सा यूनिट है, उसे फैक्टर बोलते हैं, और आज के टाइम पे हम उसे जीन्स कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अकर इन पेयर, जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 एलील, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये 2 एलील हैं। ठीक है, किसके लिए हैं? ये हाइट के लिए है, स्टेम की हाइट के लिए। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता कहाँ है? इन डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर पेयर का मतलब कैसा? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेयर ऑफ वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट या डोमिनेंट द अदर रिसेसिव। ठीक है, जब डिसिमिलर पेयर होंगे फैक्टर के या फिर एलील के, मतलब हेट्रोजाइगस जब एलील होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो होगा डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो कैपिटल टी के कैरेक्टर है वो दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, लेकिन स्मॉल टी का कैरेक्टर दिख पा रहा नहीं, वो खत्म हो जा रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, किसी एक पेरेंट के एक्सप्रेशन F1 जनरेशन में देखने को मिल रहे थे। जब हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया, F1 जनरेशन बनाया, उस समय सब के सब कैसे हो गए? टॉल हो गए। तो किसकी वजह से? लॉ ऑफ यहाँ पे डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि जो जीनोटाइप थे प्रोजनी के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी थे उस टाइम। ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है दोनों पेरेंट के, डॉर्फ का भी और टॉल का भी, वो देखने को कहाँ मिला? F2 जनरेशन में देखने को मिला। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। ठीक है, आपने प्रोपोर्शन देखा होगा, फिनोटाइप देखा होगा कि 3 लंबे थे, एक कैसा था? डॉर्फ था। 3:1 या डोमिनेंट इस टू रिसेसिव में देखेंगे तो भी रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। ये फिनोटाइप है। ठीक है, अब बाहर से देख के बता सकते हैं। आगे देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, ये कैसा है? यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कई जगह फेल हो चुका है, लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ
गैमेट के जो गैमेट्स बनेंगे उनमें क्या होते हैं, जो ये एलील हैं अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहली बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल लॉ है। दूसरा ये क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट है, ठीक है। किस तरीके से गैमेट के अंदर आप एलील को देखेंगे अपने आप वो सेग्रीगेट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, कई जगह फेल हो गए हैं, हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। This law is based on the fact that the allele do not show any blending and that both the character are recovered as such in F2 generation through one of these is not seen in F1 stage, ठीक है। आप देखेंगे कि जो एलील है वो ब्लेंडिंग नहीं कर रहे। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, ठीक है। अगर आपने टॉल लिया 4 फीट का, डॉर्फ लिया 1 फीट का, तो आपने F1 जनरेशन में अगर नहीं देखा है डॉर्फ को, लेकिन तो वहाँ पे कोई ब्लेंडिंग भी नहीं हुई है, कोई यहाँ पे 3 फीट या 2 फीट का कोई आपको ऐसा प्लांट नहीं देखने को मिला जिसकी हाइट इतनी हो, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि जो एलील है ना बड़े प्योर फॉर्म में होते हैं, वो ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था कैरेक्टर, मीन्स डॉर्फ वाला जो कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, F2 में दिखेगा विदाउट एनी ब्लेंडिंग, विदाउट एनी मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, मिल जाना। मिक्सिंग यहाँ पे बोल सकते हैं मिक्स हो जाना, ठीक है, मिक्सिंग। आगे देखते हैं। Though the parent contain 2 allele during the gamete formation, the factor or allele of the pair segregate from each other such that the gamete receive only one of the 2 factor, ठीक है। बोला जा रहा है कि पेरेंट के पास क्या है, 2 एलील होंगे, ठीक है। चाहे कैपिटल टी फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है। ये क्या है, 2 एलील किसी एक पेरेंट में तो होंगे ही, ठीक है। आप ये जीनोटिपिकली देख रहे हैं, फिनोटिपिकली क्या होंगे, ये टॉल होंगे, ये टॉल होंगे, ये डॉफ होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये गैमेटोजेनेसिस करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, मान लीजिए कि गैमेट बना रहे हैं अपना, ये देखिए कि अपना गैमेट बनाएंगे, तो इनके गैमेट बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे टी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी गैमेट बनेगा, सपोज करिए 2 गैमेट्स बने हैं, तो यहाँ पे एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, मतलब कि अपने आप रैंडमली क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। अगर 50 यहाँ पे हो सकता है, अगर 50 पॉलन ग्रेन बने हैं कैपिटल टी के, ठीक है, तो 50 स्मॉल टी वाले जो एलील हैं उनके भी पॉलन ग्रेन बने होंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए टोटल 100 पॉलन ग्रेन बने हैं, तो 50 ऐसे एलील को कवर करेंगे जो कैपिटल टी वाले होंगे, और 50 जो स्मॉल टी वाले एलील को भी क्या करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है, इक्वल अमाउंट पे होंगे। यहाँ पे स्मॉल टी है तो जितने भी गैमेट होंगे, क्योंकि ये होमोजाइगस है तो सबके पास क्या होगा, स्मॉल टी वाले एलील होंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या है कि जितना भी टोटल बना हुआ है, टोटल का आप क्या करेंगे, 50-50% एक एलील को दे देंगे, ठीक है, गैमेट्स में। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल द गैमेट दैट आर सिमिलर, ठीक है। देखिए होमोजाइगस ये हैं, ठीक है, इनके पास सेम टाइप के एलील है, तो जितने भी गैमेट बनेंगे सबके पास क्या है, एक ही जैसा एलील है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। While in heterozygous one produces the 2 kind of gamete each having 1 allele with equal proportion। देखिए जो हेट्रोजाइगस है ना, ये इनके पास क्या होंगे, 2 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। एक गैमेट जिसके पास क्या है, कैपिटल टी वाला एलील है, एक गैमेट ऐसा है जिसके पास स्मॉल टी वाला यहाँ पे एलील कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइप के जब गैमेट बनेंगे तो याद रखिएगा इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे। अगर 100 है, 100 पॉलन ग्रेन बन रहे, तो 50 ऐसे गैमेट होंगे जिनके पास कैपिटल टी वाले एलील होंगे, 50 ऐसे होंगे जिनके पास स्मॉल टी वाले एलील होंगे, बट इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से लग रहा है क्या, इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से किसी के ऊपर डोमिनेट होना, ठीक है, किसी को दबा देना, उसके ऊपर क्या करना, पूरा अपना धवस जमा लेना। लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डोमिनेंसी यहाँ शो नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ये फेलियर है, ठीक है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कहाँ फेल हो रहा है, ये फेल हो रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कहाँ फेल हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहली बार, ठीक है। इसके डेमेरिट्स हैं, ये देखिए डेमेरिट्स का मतलब क्या होता है, उसकी बुराई, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस डेमेरिट्स, ठीक है, यहाँ पे डेमेरिट्स है, या फिर हम बोल सकते हैं इनका क्या है, फेलियर है, ठीक है। कहाँ देखने को मिल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब डोमिनेट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि दूसरा एलील भी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। रेड कलर का फूल है, एक वाइट कलर का फूल है। ये फूल किसका है, स्नैपड्रैगन का है, उसका नाम स्नैपड्रैगन है, या फिर एंटीराइनम स्पीसीज है, यहाँ पे नाम लिखा गया है। ये देखिए फ्लावर ये है, ठीक है, रेड है, वाइट है, पिंक है, ठीक है। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के फूल है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इनका रेड कलर वाला फूल है ना वो डोमिनेट है, ठीक है, वो डोमिनेट है। वाइट वाला कैसा है, रिसेसिव है।
तो हम रेड के लिए कैपिटल आर लिखते हैं और यहाँ पे वाइट के लिए स्मॉल आर लिखते हैं। जब एक गैमेट बनेगा तो ये कैसे होमोजाइगस कंडीशन में, जब होमोजाइगस कंडीशन में तो जितने भी गैमेट बनेंगे सबके पास क्या होगा, इसके पास कैपिटल आर वाले एलील होंगे और इनके पास क्या होगा, स्मॉल आर वाले एलील होंगे। ठीक है, जब F1 जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो उनके बच्चे बनेंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। बट यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे रेड फ्लावर की जगह अब कौन आ रहा है, पिंक फ्लावर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते थे कि अब तक हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि किस तरीके से जो कैपिटल टी था वो स्मॉल टी पे क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था और कैसा कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, स्टेम की हाइट का टॉल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैपिटल और आर है ये पूरी तरीके से स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इनकम्प्लीट डोमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से जो फूल है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। मिस लाल और वाइट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इनके बीच वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, बीच का आ रहा है कलर। तो जितने भी फूल बनेंगे सब कैसे होंगे, सब के सब पिंक होंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं पिंक फ्लावर का फिर से हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं फॉर F2 जनरेशन, जैसा कि हम कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं फॉर F2 जनरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे जीनोटाइप रेशियो तो 1:2:1 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जीनोटाइपिक रेशियो है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पे देखिए 1:2:1 हो रहा है। लेकिन अगर हम फूल का बात करते हैं, फूल को बताना है देख के आपको, ये कैपिटल इसका मतलब ये प्योरली कैसे होंगे, लाल होंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर देखिए ये कैसे हैं, पिंक है। ये देखिए बगल में कैसे पिंक हो गए, और स्मॉल आर ये कैसे होंगे, वाइट कलर के होंगे। देखिए रेड हो गए, यहाँ पे वाइट हो गए इस तरीके से। ठीक है, और ये कैसे हो गए, पिंक हो गए। तो जो रेशियो होगा F2 जनरेशन का फिनोटिपिकली अगर हम देखेंगे, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, एक लाल फूल बनेगा 4 में से, 2 पिंक होंगे 4 में से, और एक कैसा होगा, वाइट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक एलील दूसरे एलील या एक फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डोमिनेट नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। ये देखिए फूल, यहाँ पे रेड फ्लावर भी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए रेड फ्लावर भी है, यहाँ पे वाइट भी है। ठीक है, यहाँ पे रेड क्या है, डोमिनेंट है, वाइट कैसे है, रेसेसिव है। जब ये क्रॉस किए तो इनका जो फूल हुआ वो कैसा हो गया, पिंक आ गया। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब इनका ही सेल्फिंग करा दिया कैपिटल स्मॉल आर का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रेड फ्लावर भी बन रहे हैं, पिंक भी बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और वाइट भी बन रहे हैं। तो जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा जीनोटिपिकली, और फिनोटिपिकली जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2:1 होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। With experiment on the pea were repeated using the other trait in the other plant, it was found that something the F1 generation had phenotype that did not resemble either the two parent and was in between the two। बोला जा रहा है कि मटर के ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन जब हम मटर के अलावा और दूसरे पौधों पे गए, दूसरे प्लांट्स पे गए, तो हमें कुछ अलग देखने को मिला। फिनोटिपिकली बोला गया है F1 जनरेशन के लिए, दे डिड नॉट रिसेंबल। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट्स की तरह दिख नहीं रहे थे। जब हम मटर पे जा रहे थे, मटर की हाइट देख रहे थे, अगर हम डॉल और डॉफ का क्रॉस करा रहे थे तो किसी एक पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो कर रहा था, टॉलनेस वाला। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम जब पी प्लांट से किसी दूसरे प्लांट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप है, हम बाहर से देख के बता सकते हैं, वो किसी एक पेरेंट्स की तरह है ही नहीं। अगर यहाँ पे रेड और वाइट फ्लावर हैं तो जो उनका बच्चा होगा F1 जनरेशन का, ना ही रेड है ना ही वाइट है, उनके बीच का है। मीन्स ब्लेंडिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनकी तरह कोई है ही नहीं बच्चे, अब उनके बीच का है। मीन्स रेड और वाइट को मिक्स कर दिया जाए तो बीच में पिंक बनेगा। तो जो बच्चे होंगे सबके सब कैसे होंगे, गुलाबी हो गए F1 जनरेशन के। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर। अब देखिए कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बोल सकते हैं F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो बीच की आ रही है। मीन्स वहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग हो रही है, या फिर बोल सकते हैं ब्लेंडिंग हो रही है। द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर।
देखिए फूल का नाम है डॉग फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम स्पीसीज इज गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगर आपको देखना हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि कोई एक एलील दूसरे एलील के ऊपर पूरी तरीके से कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर सकता है, तो उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है कौन है, डॉग फ्लावर, जिसे हम स्नैपड्रैगन कहते हैं, एंटीराइनम स्पीसीज। ये जो कहानी हमने देखा है इन्हीं के बारे में देखा है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम स्पीसीज। इसके अलावा आप और कहाँ देख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको देख सकते हैं 4 o'clock। 4 o'clock ये भी फूल ही है, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा इसको बोलते हैं, इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख रहे हैं कि मतलब एक एलील दूसरे एलील के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे वही जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया बस वही लिखा है, इन क्रॉस बिटवीन। ठीक है, किसके बीच में क्रॉस हो रहा है, ट्रू ब्रीडिंग ऑफ द रेड फ्लावर। ठीक है, आपने लाल फूल उठाया किसका, डॉग फ्लावर का या स्नैपड्रैगन का या एंटीराइनम स्पीसीज का, ये तीनों नाम एक ही फूल के हैं। ठीक है, आपने उनका लाल फूल उठाया जिसके पास क्या जीनोटाइप था, कैपिटल आर। ठीक है, सेम एलील था, होमोजाइगस कंडीशन थी। एंड द ट्रू ब्रीडिंग ऑफ वाइट फ्लावर्ड प्लांट स्मॉल आर, आपने एक फूल ऐसा उठाया जो रिसेसिव था, स्मॉल आर। ठीक है, उसका जीनोटाइप है, ये भी होमोजाइगस है और वाइट कलर का फूल है। आपने क्या करा, इनका क्रॉसिंग करा दिया, इनके बच्चे पैदा करने। ठीक है, द F1 जनरेशन में देखने को मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, जो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, क्योंकि यहाँ से जो गैमेट बनेगा सबके पास कैपिटल आर वाला एलील होगा, यहाँ से जो गैमेट बनेंगे सबके पास क्या होंगे, स्मॉल आर वाले एलील होंगे। ठीक है, तो जब आगे चल के यहाँ पे प्रोजनी बनेंगे तो उनका जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। वाज पिंक, सबसे मतलब एक बोल सकते हैं सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि जीनोटाइप तो समझ में आ रहा था, लेकिन जो फिनोटिपिकली आप देखेंगे तो ये कैसे हो गए, पिंक हो गए, ना रेड फ्लावर के जैसे हैं ना वाइट फ्लावर के जैसे हैं, ना यहाँ पे पूरी तरीके से कैपिटल आर डोमिनेट कर पा रहा है स्मॉल आर पे, तो इनके बीच के कलर बन गए। ठीक है, रेड और वाइट के बीच का जो कलर है वो कौन है, गुलाबी है, पिंक है। ठीक है, When the F1 was सेल्फ पॉलिनेटेड, जो F1 के बच्चे हैं जो कैपिटल आर स्मॉल आर को उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया आपस में ही। ठीक है, द F2 जनरेशन यहाँ पर रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो ऑफ द 1 कैपिटल आर मतलब रेड बना, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर के फ्लावर बने एंड 1 स्मॉल आर वाइट बने। जब आपने F1 प्रोजनी में क्या कराया, सेल्फिंग करा दिया। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे आपने कैसे कराया, क्रॉस करा दिया। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, F2 जनरेशन के लिए आपको कैपिटल आर प्योरली देखने को मिले, मीन्स होमोजाइगस वाले, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एंड स्मॉल आर। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाल वाले फूल हैं, 2 जो हैं पिंक वाले फूल हैं और 1 वाइट वाले फूल है। तो जो रेशियो होगा F2 जनरेशन में रेड इज टू पिंक इज टू वाइट का क्या होगा, 1:2:1 होगा। ठीक है, जीनोटिपिकली भी कैसा होगा, 1:2:1 होगा। क्यों, क्योंकि आर इज टू आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर में तो क्या होगा, 1:2:1 होगा। मीन्स कि आप F2 जनरेशन में जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली आपको सेम रेशियो देखने को मिलेगा। हियर, अब आगे देखते हैं, हियर द जीनोटाइप रेशियो वेयर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सेप्टेड इन द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड कॉज, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट इज टू रिसेसिव रेशियो। आपने देखा कि F2 जनरेशन में जब आपने देखा होगा कि मेंडल साहब भी जब क्रॉसिंग करा रहे थे किसमें, पी प्लांट में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला जीनोटिपिकली जो रेशियो था 1:2:1 था। चलिए एक बार दिखा देते हैं हम, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जीनोटिपिकली ये F2 जनरेशन का है, ये देखिए मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन का जो रेशियो है जीनोटिपिकली वो कितना है, 1:2:1 है। ठीक है, फिनोटिपिकली आप देख लीजिए 3:1 है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट इज टू रिसेसिव या फिर टॉल इज टू डॉर्फ। ठीक है, यहाँ पे 3:1 है। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, जो मेंडल ने F2 जनरेशन में जीनोटाइप निकाला था वही सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया, 1:2:1। बट यहाँ पे जो फिनोटाइप का रेशियो है वो अलग आ गया, 1:2:1 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो F2 जनरेशन था मोनोहाइब्रिड का पी प्लांट में, वहाँ पे 3:1 देखने को मिला कि 3 टॉल थे 1 डॉफ था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेड कलर का फ्लावर है, 2 कैसे हैं, पिंक कलर के फ्लावर हैं और 1 वाइट कलर का फ्लावर है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो जीनोटाइप है फिनोटाइप कैसे हैं, सेम रेशियो में देखने को मिल रहे हैं। What happened was the capital R was not completely dominant over the small r, and this made it possible to distinguish the capital R small r as a pink from the capital R
कैपिटल आर रेड एंड स्मॉल आर वाइट। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? पिंक क्यों आए, फ्लावर पिंक क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि कैपिटल आर पूरी तरीके से स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जो जीनोटाइप है वो पिंक कलर के फ्लावर के फिनोटाइप में दिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कि डोमिनेंस होता क्या है, डोमिनेंस कैसे शो की जाती है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, हम किसको डोमिनेंस बोल रहे हैं। वाई आर सम एलिल डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, क्यों कुछ एलिल डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव हैं। टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। ठीक है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है, हैंडल करना है, तो पहले हमें जीन के बारे में जानना है। ठीक है, जीन होते कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है डीएनए, तो डीएनए का वो एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे जीन है। फॉर एग्जाम्पल ये जीन किसके लिए है, ये हाइट के लिए है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, मान लीजिए स्किन कलर के लिए प्रेजेंट है। तो ये जो जीन होते हैं वो डीएनए के ऊपर होते हैं। ठीक है, वो अपने स्पेसिफिक ट्रेट, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं जीन के पास क्या होता है, कोड करने वाले अमीनो एसिड या प्रोटीन होते हैं जो आगे चल के कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन है कि क्यों कोई डोमिनेंट हो रहा है, कोई रिसेसिव हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब आप जीन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जीन कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जीन के बारे में दिया गया है, एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ। ठीक है, जितने भी जीन हैं हमारी बॉडी में, अब से आप जानते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, उनके पास क्या होता है, हर एक जीन स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिक ट्रेट के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डीएनए में सबसे ऊपर जीन है हेयर कलर का, तो हेयर कलर ही बताएगा। ठीक है, ना कि स्किन कलर। तो जितने भी जीन होंगे उनके पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो आगे चल के इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट हैं, उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन दैट इज अ पेयर ऑफ एलील। ठीक है, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हम खुद हैं, ठीक है, उनमें आपको देखने को मिलता है कि जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 कॉपीज़ के फॉर्म में होते हैं, जो आप यहाँ पे बार बार देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप बार बार यहाँ पे हाइट को देख रहे हैं, कैपिटल टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, ये किस चीज़ के कैरेक्टर हैं, हाइट के कैरेक्टर हैं। लेकिन जो यहाँ पे एलील हैं, ये जो एलील है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, एलील, ये क्या है, जीन है, ये जीन है जो हाइट को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनके पास 2 कॉपी होती है, किसकी, हर एक जीन की 2 कॉपी होती है हर एक जीन की, जिससे हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। मान लीजिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये क्या है, ये जीन की कॉपी है, ये जीन की कॉपी। और ये जीन किस वजह से है, किस कैरेक्टर को शो करने के लिए है, ये जीन हाइट के कैरेक्टर को शो करने के लिए है। ठीक है, नाउ these 2 alleles need not always be identical as in heterozygotes। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये 2 एलील हैं वो हमेशा एक जैसे हों, जैसे कि हम देख सकते हैं डिसिमिलर भी हो सकते हैं इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। One of them may different due to the some changes that it has undergone, about which you will read further on and in the next chapter, which modifies the information that particular allele contain। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी जो जीन होती है ना उसमें कुछ बोल सकते चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कोई ये डीएनए है, इस डीएनए के सेगमेंट में मान लीजिए कि हाइट का जीन है। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, हाइट है, उसका जीन है। ठीक है, इसके पास वो प्रोटीन होगा जो एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, किसी वजह से चेंजेस आ गया, वो चेंजेस हो सकता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, या हम बोल सकते हैं म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी कारण यहाँ के जो जीन है वो थोड़े से चेंज हो गए। अब जो वो प्रोटीन बना रहे हैं, जो एंजाइम बना रहे हैं, वो अलग बना रहे हैं, तो क्या वो हाइट को सही से दर्शा पाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो बोल सकते हैं जो जीन है, अगर उसमें किसी कारण, ठीक है, अगर जो जीन है उसमें किसी कारण कोई चेंजेस आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो जीन है वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा इन्फॉर्मेशन को। मान लीजिए जो जीन था वो किस वजह से था, हाइट के लिए था, अब उसी जीन में कुछ चेंज कर दिया जाए, वो हाइट की जगह कुछ और दिखाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन उस जीन के पास था उसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एलील होंगे वो भी क्या करेंगे, अपने अलग अलग ट्रेड्स को दिखाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन। देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि कैसे एक जीन काम करेगा।
नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम करेगा, या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस आ गया, म्यूटेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन और किसी कारण से चेंजेस हो गया तो वो मॉडिफाई हो गया, वो बदल गया। मॉडिफाई का मतलब क्या है, नॉर्मल जो हमारा जीन था उसके अंदर चेंजेस हुए जिसकी वजह से उसके अंदर बदलाव आ गया, मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ऑफ अ जीन दैट कंटेन, एक ऐसा जीन है जिसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, एक ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, एंजाइम को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। उसका यही काम है कि वो एंजाइम प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसी एंजाइम से क्या होगा, मान लीजिए आप रिएक्शन को जानते हैं कि कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, मुझे सबस्ट्रेट से क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने हैं। अगर मैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे कोई तो एंजाइम होगा जो इसे क्या करेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, कोई तो होगा, और यही एंजाइम कोई जीन बना रहा है, ठीक है, कोई एंजाइम, इसी एंजाइम को कोई जीन बना रहा है। अगर उसी जीन के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर दूँ तो क्या ये एंजाइम सही से काम कर पाएगा, क्या एंजाइम ये सही से प्रोड्यूस होगा, क्या एंजाइम जैसे पहले काम कर रहा था वैसे कर रहा है, हम उसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीन है जो क्या कर रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या बनाने की, कोई एंजाइम बनाने की, और वही एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को या बोल सकते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन, द 2 एलेलिक फॉर्म, ठीक है, जो यहाँ पे जीन है उसके पास 2 कॉपी हैं जिसको हम एलेलिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, 2 एलील के फॉर्म में हम। लेट अस अज्यूम as is more common that the normal allele produce the normal enzyme that is need for the transformation of the substrate, yes, ठीक है। अगर नॉर्मल यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर्मल एलील है, ठीक है, कोई जीन है, सपोज करिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, सपोज करिए कैपिटल ए क्या है, एक ऐसा जीन है, ठीक है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या बना सके, एंजाइम बना सके, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये वाले यहाँ पे एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ए, तो ये नॉर्मल कंडीशन है किसी जीन का, वो क्या करेंगे, वो एंजाइम बनाएंगे, और एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। Theoretically, the modified allele could be responsible for production of, अगर modified का मतलब अगर मैं क्या करूँ, इसी जीन में क्या करूँ, चेंजेस ला दूँ, इसे मॉडिफाइड कर दूँ तो क्या होगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा, या तो स्मॉल ए होगा, या तो फिर ये नॉर्मली ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन के लिए देखिए क्या लिखा गया है कि अगर मैं एलील में क्या करूँ, चेंजेस ला दूँ, मॉडिफाई कर दूँ, बदल दूँ, तो क्या होगा, क्या ये जो एलील हैं क्या फिर से सेम जैसे एंजाइम को बनाएंगे, क्या जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा था तो नॉर्मली ऐसे बदलेगा। देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एलील को मॉडिफाई कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो पहला कंडीशन क्या होगा, द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम, ठीक है, या तो नॉर्मल जैसे बन रहा था एंजाइम वैसे बनेगा, या तो एंजाइम बनेगा लेकिन बड़ा धीरे काम करेगा, लेस इफिशिएंटली वर्क, ठीक है, सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। द नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो ऐसा एंजाइम बनेगा जो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और नो एंजाइम एट ऑल, कि कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा। हमने क्या किया है कि एक नॉर्मल एलील है, ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, एंजाइम बना रहा है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। हमने क्या किया कि इस एलील में चेंजेस कर दिए, ठीक है, या तो चेंजेस करने के बाद भी वो काम कर रहा है, मीन्स एंजाइम बना रहा है नॉर्मली तरीके से, या फिर एंजाइम बन रहा है बट वो धीरे धीरे काम कर रहा है, लेस इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, या फिर एंजाइम तो बन रहा है लेकिन वो कोई काम ही नहीं कर पा रहा, वो नॉन फंक्शन है, बनने को तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, या तो एंजाइम बन ही नहीं रहा है, नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। इन फर्स्ट केस, पहले केस में जब हमने क्या किया था, एलील को मॉडिफाई किया था, तो पहले केस में हमने देखा कि कैसे है, नॉर्मल है और लेस इफिशिएंट एंजाइम है। या तो हमने एलील को जब क्या किया, चेंज किया, तो पहले जैसा काम कर रहा है, नॉर्मली वर्क कर रहा है, या फिर काम कर रहा है लेकिन धीरे धीरे एंजाइम वर्क कर रहे हैं, मीन्स लेस इफिशिएंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। इसका मतलब ये है कि जो हमने एलील को मॉडिफाई किया है वो किसके बराबर है, अनमॉडिफाइड एलील, मतलब कि जो नॉर्मल एलील थे, ठीक है, जो नॉर्मल एलील था जब चेंजेस नहीं किए गए थे उसकी तरह काम कर रहा है, तभी तो ये नॉर्मल या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मॉडिफाइड एलील है, जो हमने बाद में मॉडिफाई कर लिया, वो एकदम सेम टू सेम कैसे, अनमॉडिफाइड एलील की तरह है। It will produce the same phenotype or trait that is the result in the transformation of the substrate, yes, ठीक है, वो एकदम सेम फिनोटाइप या ट्रेट को शो कर रहे हैं, इस एंजाइम को बना रहे हैं जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे।
सच इक्विवेलेंट एलिल पेयर आर वेरी कॉमन, ठीक है, जो इक्विवेलेंट एलिल हैं पेयर एकदम बहुत ही कॉमन है, में सारा काम चल रहा है। बट इफ द एलिल प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। अगर हमने जो मॉडिफाई कर दिया एलिल में, अगर ये एलिल ऐसे एंजाइम को बना रहा है, एंजाइम बन रहा है, ठीक है, एंजाइम कैसे बना रहा है, जो कैसा है, नॉन फंक्शनल है, या फिर एंजाइम बन ही नहीं रहा है, इस समय क्या होगा, जो फिनोटाइप होगा वो अफेक्टेड होगा। देखने को मिलेगा कि सबस्ट्रेट रिएक्टेंट में नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं सबस्ट्रेट जो है हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में नहीं बदल रहा है, ठीक है। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलिल। जो फिनोटाइप ट्रेट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कि जो फंक्शन है अनमॉडिफाइड एलिल का उस पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये है कि जब हमारा एलिल नॉर्मल कंडीशन में था, जब मॉडिफाइड नहीं हुआ था, मॉडिफाइड का मतलब बदलना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शब्दों का खेला है। मॉडिफाइड का मतलब क्या है, बदलना। ये कैसा है, अनमॉडिफाइड, यहाँ पे ये लिख लीजिए अनमॉडिफाइड एलिल्स, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पहले एलिल था कैपिटल ए कैपिटल ये हमारा नॉर्मल एलिल था, अनमॉडिफाइड एलिल था, ठीक है। ये जब काम कर रहा था तो एंजाइम बन रहा था, और एंजाइम का मेन काम यही था कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना था, वो अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया इसी एलिल में, ठीक है, यही इसी एलिल में हमने क्या किया, चेंजेस किया, जिसकी वजह से जो हमारा एलिल है वो कैसा हो गया, अनमॉडिफाइड, बोल सकते हैं कि कैसा हो गया, मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड कर दिया, तो हमारा जो एलिल बना वो कैसा हो गया, ये मॉडिफाइड एलिल हो गया, ठीक है। मॉडिफाइड एलिल में कौन होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो जब हमने देखा कि हमने अपने एलिल को मॉडिफाई कर दिया तो तीन कंडीशन आई, या तो नॉर्मल है या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम बन रहे हैं। नॉर्मल का मतलब ये है कि जो हमारा मॉडिफाइड एलिल है, ठीक है, वो अनमॉडिफाइड एलिल जैसा है, जो हमने मॉडिफाइड किया है एलिल वो एकदम अनमॉडिफाइड एलिल के जैसा काम कर रहा है, इसी वजह से वो नॉर्मली क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, एंजाइम बना और धीरे धीरे काम कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जो हमने मॉडिफाइड एलिल किया है उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंजाइम तो बन रहे हैं बट वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम बन ही नहीं रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि फिनोटिपिकली, ठीक है, फिनोटिपिकली आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, या आप बोल सकते हैं फिनोटिपिकली अफेक्टेड, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि अफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अनमॉडिफाइड में, तो वहाँ पे आपको फिनोटिपिकली आपको देखने को मिल रहा है कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन जब एंजाइम बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है या एंजाइम बन ही नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फिनोटिपिकली ये अफेक्टेड है, ठीक है। बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि सही से एंजाइम काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि जो फिनोटाइप है या ट्रेड है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये जो कैरेक्टर है फिनोटाइप या जो ट्रेड है ये डिपेंड है उस पर जो फंक्शनिंग है अनमॉडिफाइड एलिल, ठीक है, जो नॉर्मल एलिल है उस पर डिपेंडेंट। अगर नॉर्मल एलिल रहेगा तो वो बनाएगा क्या, नॉर्मल एंजाइम, और नॉर्मल एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा। तो जो हमारा फिनोटाइप है, जो ट्रेड है, वो किस पे डिपेंडेंट है, अनमॉडिफाइड एलिल पे या नॉर्मल एलिल पे, जिसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की, वो नॉर्मली काम कर रहा है। द अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग, देखिए यहाँ पे अनमॉडिफाइड को यहाँ पे फंक्शनिंग एलिल बोला गया है, विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलिल एंड द मॉडिफाइड एलिल इज जनरली रिसेसिव एलिल। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो अनमॉडिफाइड एलिल है या फिर जो फंक्शनिंग एलिल है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो है डोमिनेंट एलिल, ठीक है, वो दिख रहा है, उनके जो कैरेक्टर है, उनका जो काम है वो दिख रहा है। लेकिन जो मॉडिफाइड एलिल है जिसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं वो कैसे हैं, रेसेसिव एलिल है, ठीक है। हेंस इन द एग्जाम्पल अबव द रेसेसिव trait are seen due to the non-functional enzyme और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। इसीलिए आपको जो रिसेसिव ट्रेड है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम में देखने को मिलेंगे कि ऐसे एंजाइम तो बन रहे हैं बट वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसी जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पे एंजाइम बन नहीं रहे। तो ये क्या है, दोनों ये रेसेसिव के कैरेक्टर है या ट्रेड है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट वाले एलिल होंगे वो काम करेंगे, नॉर्मली काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कैसे है, डोमिनेंट वाले हैं, ये डोमिनेंट है। जो नॉर्मल हो सकते हैं मॉडिफाई होने के बाद, ठीक है, जो एलिल है ये मॉडिफाई होने के बाद की बात है ये, ठीक है। जब हमने एलिल में छेड़खानी कर दी, जैसे यहाँ पे छेड़खानी करने पे ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, क्योंकि जो कैपिटल है, कैपिटल ये हमारा अनमॉडिफाइड एलिल है, ये नॉर्मल एलिल है, ये क्या कर रहा है, एंजाइम्स को बना रहा है और एंजाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सबस्ट्रेट का, ठीक है, बस इतना ही था। लेकिन हमको चुल मची थी, हमने क्या किया, जो यहाँ पे अनमॉडिफाइड एलिल है या फंक्शनल एलिल है उसमें चेंजेस कर दिए। उसमें हमने क्या किया, या तो कैपिटल स्मॉल ए कर सकते थे या स्मॉल ए कर सकते थे। तो उस कंडीशन में देखने को मिला कि जो मॉडिफाइड एलिल है या तो नॉर्मल काम कर रहे हैं या फिर एंजाइम बना लेस इफिशिएंट। तो नॉर्मल में क्या होगा, डोमिनेंट वाला यहाँ होगा कैपिटल ए
स्मॉल ए वाले यहाँ पे जीनोटाइप होंगे, जिसकी वजह से कैपिटल ए क्या होगा, स्मॉल ए पे डोमिनेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक ही क्या है, एक्सप्लेनेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये जो एक अलग टॉपिक है, इसमें हमें ये देखना है कि डोमिनेंसी कहाँ दिखाई जाती है, ठीक है। या फिर उस कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे एंजाइम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो हमने एलील को मॉडिफाई किया है यहाँ पे पहले कंडीशन में कैसे हैं, डोमिनेंट है और कैपिटल स्मॉल ए है। लेकिन सेकेंड और थर्ड कंडीशन में आपको कैसे देखने को मिलेंगे, रेसेसिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रेसेसिव देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एंजाइम बन रहे हैं लेकिन कोई फंक्शन नहीं कर पाए, या तो एंजाइम बन ही नहीं रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो जीनोटाइप होगा स्मॉल ए होगा, मतलब ये रेसेसिव वाले होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कोडोमिनेंस, नाम से ही लग रहा है मिल मिल के हम लोग एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेंगे, हम मिलजुल के पार्टनर हैं। मीन्स कोडोमिनेंस का मतलब कि दोनों मिल के एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको जीनोटाइप दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के जीनोटाइप है, यहाँ पे एलील बोल सकते हैं, स्पेशली कैपिटल यहाँ पे बोल सकते हैं IA कैपिटल, ठीक है, IA-B एंड स्मॉल आई, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के एलील दिए गए हैं, 3 एलील हैं यहाँ पे। अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे वहाँ पे 2 एलील देखने को मिल रहे थे, बट हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको 3 एलील देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में याद रखिएगा कि जो कैपिटल यहाँ पे बोल सकते हैं A है, ठीक है, IA बराबर IA-B, ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर बराबर इक्वली डोमिनेट करेंगे। जब अगर साथ में अगर ये दोनों रहेंगे तो ये क्या करेंगे, इक्वली डोमिनेट करेंगे। और लेकिन ये दोनों ज़्यादा डोमिनेट करेंगे स्मॉल आई से। स्मॉल आई क्या है, यहाँ पर रेसेसिव है, याद रखिएगा, स्मॉल आई क्या है, रेसेसिव है। और ये क्या है, ये दोनों डोमिनेंट है, इक्वली डोमिनेंट, यहाँ बोल सकते हैं इक्वली डोमिनेंट है। जब IB एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को ये बराबर से डोमिनेट करेंगे, दोनों के कैरेक्टर दिखेंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए IA स्मॉल आई के साथ है तो स्मॉल आई क्या है, रेसेसिव है, इस कंडीशन में तो IA ही जीता, यही डोमिनेट करेगा। अगर मान लीजिए IB है और स्मॉल आई है तो इस कंडीशन में रेसेसिव है, इसका तो कोई जोर नहीं है, लेकिन IB क्या होगा, अपने आप को शो करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Till now we are discussing the crosses where the F1 resemble either of the 2 parent dominance or between the incomplete dominance। अब तक हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि किस तरीके से अगर हम लोग पी प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर थे F1 जनरेशन के, वो किस तरीके से किसी एक पेरेंट को रिसेंबल कर रहे थे, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिला था, आपको पी प्लांट में देखने को मिला था। वहाँ पे हम लोग डोमिनेंसी देख रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात गलत होगी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी की हर जगह एप्लीकेबल है, ये गलत हो गया। लॉ ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जो डोमिनेंस है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसी वजह से हम इसको कहाँ देखते हैं, इसका फेलियर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलता है कि जो F1 जनरेशन के बच्चे हैं किसी भी पेरेंट को रिसेंबल नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, किसी भी पेरेंट को यहाँ पे रिसेंबल नहीं कर रहे थे। कहाँ हमने देखा है, हमने देखा है ड्रैगन, यहाँ पे स्नैपड्रैगन में देखा है, ठीक है। स्नैपड्रैगन में हमने यहाँ देखा है कि जो F1 जनरेशन के जो बच्चे हैं किसी एक पेरेंट्स को रिसेंबल नहीं कर रहे, ना ही ये रेड फ्लावर की तरह दिख रहा है ना वाइट, बल्कि इनके बीच का आ रहा है पिंक। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल द बोथ पेरेंट्स। देखिए, लेकिन क्या होता है कि जो कोडोमिनेंस है यहाँ पे F1 जनरेशन है, ये दोनों पेरेंट्स को दिखाएंगे, ठीक है। A good example is the different type of the red blood cell that is determine the ABO blood grouping in human beings, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का है ABO blood grouping, ह्यूमन में देखने को मिलता है। ABO blood grouping are controlled by gene कैपिटल I, ठीक है। जो ABO blood grouping है इसके पास, इसको कौन कंट्रोल करता है, कोई तो जीन होगा हमारी बॉडी में जो ABO blood grouping को भी कंट्रोल करता होगा, तो वो जीन कौन है, कैपिटल I है, ठीक है, उससे रिसेंबल किया गया है। The plasma membrane of the red blood cell have the sugar polymer that protrude from its surface and the kind of the sugar is controlled by the gene, ठीक है। होता क्या है, जो RBC है ना, RBC के पास क्या है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये हमारा RBC है, ये हमारा RBC है, ठीक है। तो इसके पास क्या होंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ तो होगा, यहाँ पे कुछ शुगर होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, 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 इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे इस तरीके का शुगर है, ये देखिए। सपोज करिए ये कौन है,
ए है, ठीक है। शुगर जो ये है ये डिसाइड कर रहा है कि ये ब्लड ग्रुपिंग ए है, ये वाला डिसाइड कर रहा है कि बी है, और यहाँ पे ए और बी दोनों है तो ये कैसे होंगे ए बी। लेकिन एक ऐसा आरबीसी है, सपोज करिए यहाँ पे एक ऐसा आरबीसी जिसके ऊपर कोई शुगर ही नहीं है, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास नो शुगर, तो ये कौन होगा, जिसके पास कोई शुगर नहीं होगा तो ओ वाला होगा, ठीक है। ये ब्लड ग्रुपिंग हम तो जानते हैं ह्यूमन हमारे पास क्या होता है, 4 ब्लड ग्रुपिंग होता है, ए बी ओ, हाँ होता है ना। तो यहाँ पे जो ए वाले होंगे, जो आरबीसी होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, जो ए ब्लड ग्रुप को रिसेंबल करेगा उसके टाइप का यहाँ पे शुगर रहेगा, ठीक है। बी वाले के लिए यहाँ पे डिफरेंट शुगर होगा। मान लीजिए ए और बी दोनों को जो रिसेंबल कर रहा है एक आरबीसी के ऊपर शुगर है, तो उससे हमें ब्लड ग्रुप ए बी पता चलेगा। मान लीजिए कोई आरबीसी जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई शुगर ही नहीं है, तो कौन होगा, ब्लड ग्रुप ओ को रिसेंबल करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द जीन कैपिटल आई हैज़ 3 एलील, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। जो कैपिटल आई है ये जीन है जो क्या कर रहा है, एबी ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसके भी 3 एलील हैं। जैसे हम देख रहे थे कि हाइट के लिए मान लीजिए टॉल के लिए टी था, तो उसके पास कैसे एलील थे, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी था। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो जीन आई है इनके पास भी 3 एलील हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई, ठीक है। The allele IA-IB produces a slightly different form of sugar, while the allele small I do not produce any sugar on RBC प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसके सरफेस पे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो IA-IB है ये डिफरेंट टाइप के शुगर बनाते हैं कहाँ, आरबीसी के सरफेस पे, लेकिन जो स्मॉल आई वाला जीन है या बोल सकते हैं एलील है, ये किसी तरीके का कोई शुगर नहीं बनाता है। Because human are diploid organism, each person possesses any 2 of the 3I gene alleles। बोला जा रहा है कि ह्यूमन कैसे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होगा, जो भी एलील होंगे वो पेयर के फॉर्म में होंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में तो नहीं होंगे क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, ट्विन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आई जीन के एलील होंगे वो कैसे होंगे, 3 में से 2 ही होंगे, ठीक है। IA IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर IA IB हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेट करेंगे, हमेशा उससे जीत जाएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स IA क्या यहाँ पे बोला गया है, IA एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेस बिकॉज स्मॉल आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, और ये रेसेसिव भी है। बोला जा रहा है कि अगर IA और स्मॉल आई एक साथ रहेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आगे वो IA वाला एक्सप्रेस होगा, क्योंकि स्मॉल आई जो है वो किसी टाइप का शुगर नहीं बना रहा, वो रेसेसिव है, ठीक है। एंड व्हेन आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट द आई बी एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे जब आई बी और आई रहेंगे तो आई बी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है, और इसी टाइप का यहाँ पे शुगर बनेगा। But when IA IB are present together, they both express their own type of sugar. This is because of codominance। यहाँ पे बोला गया है कि अगर IA IB दोनों एक साथ रहेंगे तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, बराबर बराबर, ठीक है, इक्वली एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेंगे, दोनों ही अपने शुगर को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इसी वजह से हम इसे कोडोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। Hence the red blood cell have both A एंड बी टाइप ऑफ शुगर। इसी वजह से जो हमारा रेड ब्लड सेल है आरबीसी, उसके पास ए और बी टाइप के शुगर होते हैं। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील आर पॉसिबल, एंड देयर फॉर टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के एलील हैं, ठीक है, ब्लड के। कौन है, IA है, IB है और स्मॉल आई है, जिसकी वजह से आपको 6 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे इन 3 एलील्स का, ठीक है। और हम बोल सकते हैं 6 जीनोटाइप होगा हमारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, ठीक है। हाउ मेनी फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब या तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, या तो बी होगा, या तो AB होगा, एंड लास्टली O होगा, तो 4 होगा। तो चलिए एक बार कॉम्बिनेशन देखते हैं, देन आंसर करते हैं। अगर एलील IA है तो ऑब्वियसली IA होगा और A ब्लड ग्रुप होगा। बच्चे का क्या होगा, जो ब्लड ग्रुपिंग होगा वो A होगा। IA IB अगर दोनों साथ साथ हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बराबर, ठीक है, इक्वली डोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा IA IB, दैट इज द ब्लड ग्रुपिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज AB। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोडोमिनेंस आ गया, ठीक है, ये क्या है, कोडोमिनेंस हो रहा है।
देन आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। तो आई ए और स्मॉल आई में कौन जीतेगा? आई ए जीतेगा, क्योंकि स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव है, ये कोई भी शुगर नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका जो जीनोटाइप होगा आई ए स्मॉल आई होगा। लेकिन यहाँ पे आई ए क्या करेगा? डोमिनेट ओवर करेगा। किसके ऊपर डोमिनेट करेगा? यहाँ पे मैं डोमिनेट का डी लिखती हूँ। डोमिनेट किसके ऊपर करेगा? आई के ऊपर। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुपिंग होगी वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आई बी और इस यहाँ पे आई ए लिखा गया है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर इक्वली क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे। जो ब्लड ग्रुपिंग होगी यहाँ पे ए बी होगी, मीन्स को डोमिनेंस, ठीक है। फिर देखते हैं आई बी एंड आई बी, लास्टली क्या होगा? बी बन जाएगा ऑफ स्प्रिंग का जो ब्लड ग्रुप होगा। फिर देखते हैं आई बी और स्मॉल आई में देखते हैं, तो जो आई बी है ये क्या कर रहा है? स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो ब्लड ग्रुपिंग होगी वो कैसी होगी? बी होगी। ये हम लिख सकते हैं डोमिनेट। स्मॉल आई सीधी सी बात है, किसी टाइप का शुगर नहीं बना रहे आरबीसी के ऊपर, तो इनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है कि फिनोटिपिकली बाहर से देख के बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको कितने टाइप के यहाँ पे फिनोटिपिकली यहाँ पे बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है ऑफ स्प्रिंग। या तो ब्लड ग्रुप ए वाला देखने को मिल रहा है, या तो ए बी वाला, या तो बी वाला, या तो ओ वाला। तो इसका जो आंसर होगा, हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल? 4। यहाँ पे आप 4 लिखिए। कौन कौन से? ए हो गए, ठीक है, बी हो गया, ए बी हो गया, एंड लास्टली ओ हो गया। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे जीनोटाइप का, तो जीनोटाइप के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे जीनोटाइप का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जीनोटाइप का जो फॉर्मूला होगा n/2, फिर ब्रैकेट में n+1। n क्या है? यहाँ पे n लिखे, n इज नंबर ऑफ एलिल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिल जो है ब्लड ग्रुपिंग के लिए कितने हैं? 3 है। 3/2 ब्रैकेट में 3 + 1 दैट इज 4। 3/2 × 4 दैट इज 2, मीन्स कि आपको जीनोटाइप कितना देखने को मिल रहा है? 6। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जीनोटाइप जो होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? n/2 फिर ब्रैकेट में n+1। n क्या है? नंबर ऑफ एरिल है, ठीक है, ये नंबर ऑफ एरिल है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपको जीनोटाइप कितना देखने को मिलेगा? 6 देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multi-allelism? क्या आप इस बात को रियलाइज किए कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये कोडोमिनेंस के साथ साथ आपको मल्टीपल एलिलिज्म भी दिखा रहा है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसके पास क्या थे? 2 एलिल थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? 3 एलिल है, IA, IB और स्मॉल आई है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी बेस्ट एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। Here you can see that there are more than 2, that is 3 allele governing the same character। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा मतलब 3 एलिल यहाँ पे हैं, एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हो। वो एक कैरेक्टर कौन है? ब्लड ग्रुप। वो एक कैरेक्टर किसको गवर्न कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ब्लड ग्रुप को गवर्न कर रहे हैं। सिंस एन इंडिविजुअल, अगर हम किसी एक इंसान की बात करते हैं, कि इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे? 2 ही एलिल होंगे। लेकिन अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करेंगे, 2 से ज़्यादा इंसान, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कमरे में 5 लोग हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों एलिल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है सिंस एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलिल कैन बी प्रेजेंटेड। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल में देखेंगे तो केवल 2 एलिल देखने को मिलेंगे, बट मल्टीपल एलिल कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। अगर आप चाहते हैं कि तीनों एलिल मिले, मीन्स मल्टीपल एलिल को आपको स्टडी करना है, तो आप किसी पॉपुलेशन को उठाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओकेजनली सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। देखिए ये जो है ना, ये जो टॉपिक है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीरोट्रॉपी। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीरो। पहले मैं इसको दिखा दूँ आपको कहाँ पे ये है, आगे चलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ का एक यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जाम्पल दे दिया है, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन है? प्लीरोट्रॉपी। प्लीरोट्रॉपी में होता क्या है? यहाँ पे देखिए, जो प्लीरोट्रॉपी है इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें ये देखने को मिलता है कि जो प्लीरोट्रॉपी है, किसी एक जीन के इफेक्ट होने से एक जीन गायब तो बहुत सारे कैरेक्टर शो हो जाएंगे, कई सारे कैरेक्टर डिफेक्टेड देखने को मिलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लीरोट्रॉपी, ठीक है। तो हम उसी के बारे में एक वहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, और इसी का डेफिनेशन है प्लीरोट्रॉपी का। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। कि कोई एक जीन डिफेक्टेड हो गया, एक जीन में खराबी हो गई, जिसकी वजह से कई सारे आपको कैरेक्टर देखने को मिले। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीरोट्रॉपी
प्लियोट्रॉफी, ठीक है, इसको हम प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार सिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज़ टू अलील कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। बोला जा रहा है कि जो पी है, ठीक है, जो मटर का बीज है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, खाना स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई एक जीन है वही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जिसके पास दो एलील हैं, एक तो कैपिटल बी, दूसरा स्मॉल बी है। स्टार सिंथेसिस effectively by capital B homozygote and therefore large starch grain are produced। अगर कैपिटल बी हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए स्टार्च के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपिटल बी वाला है, तो खूब बड़ा सा यहाँ पे हम बोल सकते हैं राउंड शेप का क्या होगा, सीड होगा राउंड, और क्या है यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें लार्ज स्टार्च होंगे, लार्ज स्टार्च, ठीक है, अगर कैपिटल बी है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन कंट्रास्ट उसके अपोजिट स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर इफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। अगर यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल बी हैं, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, राउंड तो हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं राउंड, या फिर ये रिंकल्ड भी हो सकते हैं, इस टाइप के बहुत छोटे हम लिख सकते हैं रिंकल्ड हैं, ठीक है, दिस इज रिंकल्ड, ये कैसे हैं, रिंकल्ड हैं, और इनमें बोल सकते हैं लेस स्टार्च सिंथेसिस, लेस स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। कैपिटल बी है तो मतलब जो स्टार्च है, ठीक है, जो पी सीड है उसकी ग्रेन में देखेंगे खूब ढेर सारे स्टार्च भरे पड़े हैं और राउंड है ग्रेन, लेकिन स्मॉल बी है तो हम बोल सकते हैं रिंकल्ड फॉर्म में है, ठीक है, अच्छा नहीं है, पहली बात तो रिसेसिव है, और बहुत ही कम यहाँ पे स्टार्च बने हुए हैं, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल बी सीड आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड आर रिंकल्ड। देखिए जब मैचुरेशन हुआ, जब स्टार्च कब बन रहा था, स्टार्च तो तब बनेगा जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जब हरे भरे यहाँ पे बोल सकते हैं बीज है, लेकिन मैचुरेशन के बाद ये जो बीज है इनका कलर तो चेंज होगा, जब मेच्योर सीड हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब इमेच्योर होता है तो हरे हरे, हम मटर जो खाते हैं, मटर के दाने हरे हरे जिनकी सब्जियां बनाते हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से यही हरे मटर मेच्योर हो जाए तो हम इनका दाल खाने लगते हैं, पीले हो जाते हैं ना। तो बोला जा रहा है कि जब कैपिटल बी था तो उस समय हम देख रहे थे कि लार्ज अमाउंट में, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट में स्टार्च बन रहे थे, और जब स्मॉल बी था तो यहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट का स्टार्च बन रहा था, लेकिन जब मैचुरेशन हुआ इन सीड का, ठीक है, जब ये सीड धीरे धीरे बढ़े तो जो कैपिटल बी है सीड कैसे देखने को मिल रहे हैं, आपको राउंड देखने को मिल रहे हैं, जो स्मॉल बी है कैसे हो रहे हैं, रिंकल्ड शेप को देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगट्स की। हेट्रोजाइगट्स प्रोड्यूसेस द राउंड सीड एंड सो बी सीम टू बी डोमिनेंट एलील, ठीक है, आपको जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, हेट्रोजाइगस में कौन होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे सीड होगा वो कैसा होगा, वो राउंड तो होगा, ठीक है, ये देखिए राउंड है, सीड कैसा है यहाँ पे देखिए राउंड है, और कैपिटल बी क्या करेगा, स्मॉल बी पे डोमिनेट करना चाहिए, बट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज ऑफ इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड। लेकिन हुआ क्या कि जो ये स्टार्च है ना, इसकी जो साइज़ है, ये जो स्टार्च है इसकी जो साइज़ की बात करते हैं, ये जो होगा, ये हमारा जो स्टार्च की जो साइज़ है ये दोनों के बीच का होगा, इंटरमीडिएट साइज होगा, ठीक है, ये मान लीजिए इतना बड़ा है और सबसे छोटा वाला रिंकल इतना है, तो इनके बीच का साइज़ होगा, ठीक है, राउंड होगा, और इसके पास क्या होगा, इसके पास भी स्टार्च भरे पड़े होंगे, ठीक है, तो इसका जो साइज होगा राउंड तो होगा बट इंटरमीडिएट साइज होगा, इंटरमीडिएट साइज, मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच का, मीन्स यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल किसका हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस इंटरमीडिएट साइज कैपिटल बी स्मॉल बी सीड, सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर एज द फिनोटाइप देन द फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अगर आप स्टार्च ग्रेन के साइज को देखेंगे राउंड, तो कैपिटल बी यहाँ पे क्या हो गया, सबसे बड़े वाले यहाँ पे पी के सीड होंगे जिसमें भर के स्टार्च है एट मैचुरेशन। स्मॉल बी वाले एलील के देखेंगे तो कैसे है, इनमें बहुत कम स्टार्च की सिंथेसिस हुई है और ये रिंकल्ड सेफ है आफ्टर मैचुरेशन। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी वाला अगर इस कंडीशन को देखेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड है बट इसकी जो साइज है वो कैसी है, इंटरमीडिएट है, मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच वाला इंटरमीडिएट साइज का है, ठीक है।
तो इनके बीच के साइज़ का है, और ये भी दिखा रहा है कि जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल किसका हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया। अगर ये कैपिटल बी पूरी तरीके से स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेट करता तो जो ये साइज़ होता ये कैपिटल बी के जैसा होता, सीड के जैसा। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल बी है वो पूरी तरीके से स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से जो साइज़ होगी यहाँ पे पी सीड की, ये कैसी है, इंटरमीडिएट साइज़ की है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। Therefore, dominance is not autonomous feature of a gene or the product that it has information for. इसीलिए ये कहा जा रहा है, ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, हमारी आंखें खोलने के लिए कि जो डोमिनेंस है कि कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, कोई पहले से नहीं है कि अगर जहाँ जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, जहाँ जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा वहाँ पे डोमिनेंसी शो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं बोल सकते प्रोडक्ट देख के कि ये क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हमारी आंखें खुली जब कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर का जब फूल बना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अभी हमने देखा कैपिटल बी स्मॉल बी, जहाँ पे यहाँ ग्रेन की जो साइज है इंटरमीडिएट साइज, इसमें भी स्टार्च बने बट जो साइज है क्या है, इंटरमीडिएट साइज है। तो ये कैसे हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। हमने देखा आई बी, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप था ए बी ब्लड ग्रुपिंग में हमने देखा कि ये कैसे थे, को डोमिनेंस है, दोनों एक दूसरे को इक्वली डोमिनेट कर रहे थे। तो कोई भी ये हम नहीं बोल सकते कि जो डोमिनेंस है ये ऑटोनॉमस फीचर है किसी भी जीन का, और ये प्रोडक्ट जो बनेगा उस पर इंफॉर्मेशन रखते हैं। It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from these product as it does on a particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। बोला जा रहा है कि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, उन जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा जिनका प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो पी का यहाँ पे सीड है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि किस जीन के लिए है, उस पर डिपेंड करेगा उसके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अगर हम स्टेम की हाइट लेते पी प्लांट की, तो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो जीन होंगे, जीन के जो प्रोडक्ट होंगे, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फिनोटाइप, जो आप बाहर से देख सकते हैं कैरेक्टर को, उसको, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर फिनोटाइप है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे एग्जामाइन कर रहे हैं। अगर आप पी के स्टेम पे देख रहे हैं, ठीक है, मटर के स्टेम पे देख रहे हैं, उसके हाइट पे देख रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कैपिटल टी है स्मॉल टी पे डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको पी के सीड पे देखने को मिल रहा है कि कहाँ पे ग्रेन की सिंथेसिस हो रही है, स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, आप ग्रेन साइज को देखेंगे तो आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, ना कि ये देखने को मिलेगा कि कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेट कर रहा है। अगर आप स्नैपड्रैगन फ्लावर पे देखेंगे तो वहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है, वहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है, पिंक कलर का फ्लावर बन रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे देख रहे हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि एक से ज़्यादा फिनोटाइप, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कोई एक जीन क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है। मतलब सेम एक ही जीन से बहुत सारे कैरेक्टर क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।